Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. आज का हमारा टॉपिक है वोल्केनिक इरप्शन के बारे में। हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी टाइप्स और स्टेजेस के बारे में, प्री इरप्टिव और पोस्ट इरप्टिव स्टेजेस के बारे में। तो हम सब कुछ आगे पढ़ते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस क्या होते हैं? जैसे कि आपको सबको पता है वोल्केनोस के बारे में। वोल्केनोस क्या होते हैं? जिसके अंदर से लावा फूट कर निकलता है। ये लावा कैसे निकलता है? ये होती है, असल में ये लावा होता है मोल्टन रॉक, यानी कि पिघले हुए पत्थर होते हैं जिनको मैग्मा कहा जाता है। ये ऊपर सतह की तरफ आते हैं, पहाड़ की सतह की तरफ आते हैं, एक ज़ोरदार एनर्जी के साथ आते हैं और बहुत से एनर्जी रिलीज़ करते हैं, गैसेस रिलीज़ करते हैं, बेतहाशा गैसेस रिलीज़ करते हैं। साथ में बहुत से वोल्केनिक मटेरियल्स और भी होते हैं जो वो रिलीज़ करते हैं। और इस दुनिया पर जो है तो वोल्केनस के और वोल्केनिक इरप्शंस के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स रहे हैं हमेशा से और आगे भी रहेंगे। हम आगे जाकर इसकी स्टेजेस और इसके पीछे जो इवेंट्स होते हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो वोल्केनोस की फॉर्मेशन कैसे होती है, बनावट कैसी होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं? वोल्केनो की जो इरप्शन होती है वो बेसिकली रिलाई करती है वोल्केनो की शेप पर। वोल्केनोस की शेप के मुताबिक उनके इरप्शन के स्टाइल्स अलग अलग होते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैग्मा जब सरफेस की तरफ आता है, मैग्मा इज़ नोन एज द मोल्टन रॉक्स। ठीक है ना। मोल्टन रॉक्स जो होती हैं, पिघले हुए पत्थर जिनको कहा जाता है, उनको लावा कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। ये कहाँ से आते हैं? ज़मीन के सबसे अंदर वाली सरफेस जिसको हम कहते हैं मेंटल, द मेंटल से आते हैं ये वहाँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको पहले भी मेंटल के बारे में पढ़ाया है कि वहाँ पर मोल्टन आयरन और मोल्टन लावा वगैरह मौजूद होता है, यानी कि जो भी वहाँ पे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं वो मोल्टन होते हैं और पिघले हुए होते हैं और बेतहाशा टेम्परेचर में हाई होते हैं। तो वही लावा और मैग्मा जो है तो वहीं से राइज़ होना शुरू होता है और वोल्केनोस के ऊपर तक आता है, सतह की तरफ आता है और बहुत सारी एनर्जी और गैसेस रिलीज़ होती हैं साथ में, और लावा भी। ठीक है ना। तो वोल्केनोस की चार मेन टाइप्स हैं। एक सिंडर कोन जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, सिंडर कोन वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो और लावा डोम वोल्केनो। इन पिक्चर से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इन चारों में क्या डिफरेंसेस हैं। अब इन चारों के डिफरेंसेस की शेप्स की डिफरेंसेस की वजह से इनके मैग्मा के राइज होने में और लावा के निकलने के तरीक़ों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। ठीक है। और इनके अपने अपने अलग मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने अलग एरप्शन स्टाइल्स हैं और अपने ही हैज़र्ड्स हैं एसोसिएटेड। ठीक है। अच्छा, हम पढ़ते हैं प्री इरप्टिव फेज़ के बारे में, यानी कि एरप्शन से, यानी कि लावा के फूटने से और फूट कर निकलने से पहले के क्या फेजेस होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। बहुत से ऐसे साइंस और बहुत से ऐसे प्रिकर्सर्स, यानी कि बहुत सी पहले ऐसी निशानियाँ वाक़ई हो जाती हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट मॉनिटर कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब वोल्केनिक एक्टिविटी होने वाली है। ठीक है। उनमें ऐसा होता है कि सीज़मिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि सीज़मिक एक्टिविटी का मतलब है अर्थक्वेक आना शुरू हो जाते हैं या ज़मीन हिलने शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं सीज़मिक एक्टिविटी में बेसिकली अर्थक्वेक होता है, वो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ज़मीन उबड़ खाबड़ होना शुरू हो जाती है, उसकी डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, गैसेस निकलना शुरू हो जाती हैं, जैसे पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, गैसेस निकलना शुरू हो जाती हैं वोल्केनोस में से। और थर्मल एक्टिविटी, यानी कि वहाँ पर दर्जा हरारत भी ज़्यादा हो जाता है। और इसके साथ साथ दूसरे निशानियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट इसको वोल्केनिक इरप्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए वो बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें सीज़ोमीटर्स होते हैं जो कि सीज़मिक एक्टिविटीज़ को का डाटा भेजते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। गैस एनालाइजर्स होते हैं जो वोल्केनोस में से निकलने वाली गैसेस को एनालाइज करते हैं कि ये कम हैं या ज़्यादा हैं, किस किस्म के हैं। ठीक है। और सैटेलाइट इमेजरी, यानी कि सैटेलाइट से ली गई इमेजेस वोल्केनोस की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से वो देख पाते हैं कि वोल्केनोस में अनरेस्ट है या कोई इशू है, तो वो टाइमली वार्निंग्स उन कम्युनिटीज़ को दे सकें जिनको ज़रूरत है, जो उनके करीब है, वोल्केनोस के करीब हैं। ठीक है। एरप्शन के स्टेजेस हमारे पास क्या क्या हैं? अच्छा, तो सबसे पहले आप पिक्चर में देख सकते हैं एक वोल्केनो जो एट रेस्ट हालत में है। उसके बाद क्या होता है कि जो ज़मीन के मेंटल में लावा पड़ा हुआ है, मैग्मा पड़ा हुआ है, मोल्टन रॉक्स पड़ी हुई हैं, वो उबलना शुरू हो जाती हैं, कॉन्टीन्यूसली प्रेशर बिल्टअप करना शुरू हो जाती हैं, उनमें से गैसेस रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं और उबलते उबलते वो
वोल्केनो के नीचे, जिसको हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं, वहाँ पर वो मैग्मा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर भी वो कॉन्टीन्यूसली प्रेशर बिल्डअप कर रहा होता है और उसमें से गैसेस रिलीज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो इतना वो प्रेशर बिल्डअप करता है, कॉन्स्टेंटली वो उबल रहा होता है, यहाँ तक कि वो जो पहाड़ के इर्द गिर्द के स्टोन्स और रॉक्स होती हैं वो उस पर ओवरकम करके ऊपर की तरफ आ जाता है और इसे हम कहते हैं इनिशियल अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लोसिव एरप्शन, ठीक है। जब ये लावा उबलते उबलते ऊपर की तरफ आने शुरू हो जाता है तो पहाड़ के नैरो एरिया, मतलब वो उसके लिए नैरो ही है ना, तो जब वो एक बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ प्रेशर बिल्डअप करते करते ऊपर की तरफ आता है और एक सडन रिलीज़ करती है गैसेस, तो वो एक्सप्लोसिव इवेंट हम देखने को मिलता है, ठीक है। उसको हम एक्सप्लोसिव एरप्शन कहते हैं, जिसमें सारी गैसेस हमारे पास फूट कर एकदम बाहर निकलती हैं और लावा भी फूट कर बाहर निकलता है। इसके साथ साथ ऐशेस निकलती हैं, राख निकलती है, गैसेस निकलती हैं और इसके अलावा जो लावा होता है, लावे के बॉम्ब्स गिरते हैं, उसको हम कहते हैं वोल्केनिक बॉम्ब्स, ठीक है। वो भी बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वोल्केनो की शेप क्या है और उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेकिन बेसिकली ये एरप्शन के स्टेजेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें और भी बहुत से फीचर्स फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर मैग्मा का क्या है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो एक्सप्लोजन भी बहुत ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर थोड़ा कम है तो एक्सप्लोजन कम होगी। गैस का कंटेंट कितना है, गैस का कंटेंट ज़्यादा होगा तो फटेगा भी ज़्यादा तेज़, अगर गैस कम है तो इट विल बी लो, ठीक है। और वोल्केनिक कंडक्ट का कितनी स्ट्रेंथ है, हर चीज़ डिपेंड करती है इस पर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एफ्यूजिव एरप्शन, इसमें ये होता है कि एक्सप्लोसिव एरप्शन की तरह नहीं होता, ये एफ्यूजिव होता है। इसमें गैसेस को रिलीज़ होने के लिए जगह मिल जाती है। गैसेस जब मतलब सारे एक्सप्लोज हो चुकी होती है उसके बाद ये मैग्मा पहाड़ से नीचे की तरफ बहने शुरू हो जाता है, ज़मीन की सरफेस की तरफ आने शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें मैग्मा जो है तो पहाड़ के ऊपर से जो पहले एक्सप्लोड हो चुका होता है, बाकी का वो उबल कर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास एरप्शन की स्टेजेस थी सारी। अच्छा, तो वोल्केनिक एरप्शन के हैज़र्ड्स क्या हैं, ख़तरात क्या हैं। वोल्केनिक एरप्शन के बेशक ह्यूमन पॉपुलेशन पर और हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट पर बहुत ख़तरनाक असरात हो सकते हैं, ख़तरात हो सकते हैं, जिनमें से एक हमारे पास है पायरोक्लास्टिक फ़्लोज़, ठीक है। पायरोक्लास्टिक फ़्लोज़ क्या है, ये वो क्लाउड्स हैं, ये एशेज़ हैं और गैसेस रिलीज़ जो होती हैं वोल्केनो में से, उनको हम कहते हैं पायरोक्लास्टिक फ़्लोज़। जब वो वोल्केनो के स्लोप से हाई स्पीड पर नीचे की तरफ आती हैं तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को निगल लेते हैं, ठीक है। धुएं के बादल होते हैं, गैसेस होती हैं गर्म, इन सब चीज़ों को पायरोक्लास्टिक फ्लोज कहते हैं। उसके बाद ऐश फॉल होता है, यानी कि राख, जो कि फाइन पार्टिकल्स होते हैं पत्थरों के, रॉक्स के, चट्टानों के और ग्लास के, जो कि हवा में फैल जाते हैं इरप्शन के दौरान फटने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं, सांस लेने में मसाइल पैदा कर सकते हैं, आब हवा को आलूदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किलात आ सकती हैं और इसके साथ साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है लहार्स। लहार्स वो मड फ्लोज़ हैं जो ऐश और पानी, जो वोल्केनोस के ऊपर अगर स्नो है या वाटर है उसके साथ ऐश मिल जाती है तो वो जब मिक्स होकर एक डिस्ट्रक्टिव मड फ्लो की शक्ल में पहाड़ों से नीचे की तरफ भागे हुए आती है तो उसको कहते हैं लहार्स। ये भी एक बहुत डेंजरस हज़ार्ड है हमारे पास। इसके बाद आ जाता है वोल्केनिक गैसेस। वो टॉक्सिक गैसेस जो हवा में मिल जाती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मसाइल पैदा करती हैं, सांस लेने में इश्यूज़ पैदा करती हैं इंसानों के और जानवरों दोनों के। इन गैसेस में सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ख़तरनाक गैसेस मौजूद हैं। वोल्केनिक इरप्शन के असरात क्या हो सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म असरात में हमारे पास बेसिकली यही असरात हैं, जैसे कि लावा फूट के निकलता है तो इंसानी जानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इनमें जानें जा सकती हैं या लोगों को अपने घर बार छोड़कर, अपने इलाके छोड़कर जाना पड़ता है, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन। इसके अलावा बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है,
एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, फसलें जलकर तबाह हो सकती हैं। और जो वोल्केनिक एशेस वगैरह और गैसेस वगैरह हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती हैं, इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हमारे पास रहते हैं। ये क्लाइमेट पैटर्न्स को चेंज कर सकती हैं, एयर की क्वालिटी को चेंज कर सकती हैं, आलूदा कर सकती हैं, पॉपुलेट कर सकती हैं, ठीक है। और ये हवाएं होते होते पूरे ग्लोबल मतलब पूरे ग्लोब में फैल जाती हैं, तो इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके साथ साथ वोल्केनोस जो है तो मिट्टी को ज़रख़ेज़ करने में मदद भी करते हैं, एक यूनिक इकोसिस्टम बनाने में मदद भी करते हैं। और लोग दूर दूर से वोल्केनोस के जो जिनका इंटरेस्ट है वो उन्होंने टूरिज़म स्पॉट भी बनाया होता है, वो वोल्केनोस को देखने के लिए भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इन द एंड कंक्लूजन हमारे पास ये आता है कि वोल्केनिक इरप्शंस जो है तो नेचर की वो फोर्स है, वो क्वालिटी है जो कि हमारी ज़मीन के एवर चेंजिंग नेचर को डिस्क्राइब करती है, शोकेस करती है, ठीक है। और साथ साथ इसकी मॉनिटरिंग और इसकी स्टडी है बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके नुकसानात से ज़्यादा बचा जा सके, इनको प्रेडिक्ट करके और ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानें बचाई जा सकें और हर चीज़ के नुकसान को कम किया जा सके, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more educative content. Bye.